बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो हमारा तक का जो नया टॉपिक है वो है सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2010। हम बात कर रहे थे ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स की कि वो किस तरह से खर्चा करेंगे और बिल किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कौन से रूल्स हैं, प्रिपरेशन भी हमने देख लिया, डेलीगेशन भी हमने देख ली, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हम डिस्कस कर चुके हैं बिल की प्रिपरेशन से लेकर डेलीगेशन तक। अब जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया था, क्योंकि ये सब बातें हमने करने के बाद असल चीज़ ये है कि आपने प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, खरीदारी कैसे करनी, क्योंकि आपको जो भी सामान खरीदना पड़ेगा वो यकीनन उसके लिए आपको कोई दुकानदार चाहिए, कोई शॉपकीपर चाहिए, या आप जैसे कह रहे हैं कि कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर होना चाहिए जिसे हम एज अ वेंडर रजिस्टर्ड करेंगे। जो भी हम इससे सामान खरीदेंगे या उससे कोई सर्विसेज लेंगे उसके लिए भी हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। खरीदारी के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन सिंध गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं वो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2010 अमेंडेड है। 2025 तक इसमें जो अमेंडमेंट आई है वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। कोई भी जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है या जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, डेलीगेटेड ऑफिसर है, वो इन रूल्स को फॉलो किए बगैर जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के बगैर जो है वो हम रूल्स को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है इमरजेंसी की। इमरजेंसी का मतलब प्रोक्योरमेंट रूल्स में क्या है, एक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वॉर हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे सैलाब आ जाता है, जल्जला आ जाता है, ठीक है जी, या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उससे तबाह हो जाता है किसी भी वजह से, जिससे एक एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाती है। इन सब चीज़ों के आने से क्या होता है, एक नॉर्मल जो मामला चल रहे होते हैं उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाती है। तो एक नॉर्मल से एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब वो जो एबनॉर्मल सिचुएशन है वो रिक्वायर करती है, वो चाहती है कि कोई ऐसा फौरी एक्शन लिया जाए जिससे नुकसान को लिमिट किया जा सके। क्योंकि अगर एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हुई है तो नुकसान को लिमिट जरूरी है करना। नुकसान में प्रॉपर्टी भी आ रही है, इंसानी जान भी आ रही है और एनवायरनमेंट भी आ रही है। तो इन तीनों चीजों को बचाने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों कि हम इंसानी जान को बचाना चाहते हैं एबनॉर्मल सिचुएशन में, प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं और एनवायरनमेंट को बचाना। तो ये जो कंडीशन है इसे हम इमरजेंसी कहेंगे, जिसमें इंसानी जान, माल और एनवायरनमेंट का खतरा हो, तबाह होने का, नुकसान होने का, और अगर हम नहीं बचाएंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। इन चीजों को लिमिट करने के लिए हमें जो है वो इमरजेंसी की क्लॉज इन्वोक करनी पड़ेगी। तो ये है वो इमरजेंसी। इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी नहीं है। कोई भी जून आप जैसा कह लें कि रश ऑफ वर्क एक इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी की डेफिनेशन बता दी गई है। अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो फौरन फिर आप यकीनन इमरजेंसी की क्लॉज इन्वोक करके सेपरा रूल के मुताबिक प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इन रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। इमरजेंसी होगी तो फिर ये रूल वायलेट नहीं होगी, इन रूल्स के मुताबिक ही काम हो। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन इस डेफिनेशन के मुताबिक ना हुई तो फिर आप वायलेशन कर रहे हो। मोस्ट एडवांटेजियस बिड, यकीनन अगर हम बिडिंग प्रोसेस कर रहे होंगे, वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर जो हमारे स्कूल्स का जो बजट है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि टेंडर या बिडिंग में जाया जाए, लेकिन मोस्ट एडवांटेजियस बिड को समझना ज़रूरी है। अगर टेंडर हमें करना पड़ जाए तो हम कौन सी बिड को अप्रूव करेंगे। तो जिस बिड को हम अप्रूव करेंगे या जिस बोली को हम अप्रूव करेंगे उसमें दो कंडीशंस हमें देखनी है। नंबर वन जो कंडीशन है वो ये है कि जो बिड या प्रपोजल, ये जो बोली हमारे पास आई है गुड्स की, वर्क्स की, सर्विसेज की, वो हमारे जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है और वो रिस्पॉन्सिव है हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर जो हमने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में डाली है, एफक्यू जिसे हम कहते हैं। ये एक नंबर वन कंडीशन हो गई कि मतलब इन सारी कंडीशन से पूरा हुआ। नंबर टू ये है
कि हाईएस्ट रैंक्ड बिड होनी चाहिए। हमने रैंकिंग का एक तरीकेकार बनाया होगा, उस रैंकिंग के तरीकेकार पर कंप्लीट होते हुए उसकी कॉस्ट और उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिफिकेशन हमारे पास हाईएस्ट रैंक्ड होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी तो हम इसे कहेंगे मोस्ट एडवांटेजेस बिड, और हम इसको बिड को अवॉर्ड उस बिडर को कर दें। यानी जनाब अगली डेफिनेशन है वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है? बेस्ट रिटर्न, अच्छे से अच्छा बदला, रिटर्न। जितने हम पैसे खर्च करेंगे, हम रुपी स्पेंड करेंगे, उसके बदले में हमें अच्छे से अच्छा बेस्ट बदला मिले, रिटर्न मिले। किस सूरत में मिलेगा? क्वालिटी की सूरत में मिलेगा, हमें टाइमलीनेस की सूरत में मिलेगा, रिलायबिलिटी की सूरत में मिलेगा, हमें जो है वो सेल सर्विस की सूरत में मिलेगा। रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास जो चीजें आप खरीद रहे होंगे उसकी जो कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ आपको मिलेगी। ये वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली। तो इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि प्राइस हो गई, सोर्स हो गई, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, ये सब चीजें हमें बेस्ट रिटर्न की सूरत में मिलेंगी हम जितने रुपए खर्च कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे वैल्यू फॉर मनी। कि हम अगर कोई चीज प्रोक्योर करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, और लेट्स अज्यूम एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो कह रहा है कि जी ये सिस्टम ए है, इसकी प्राइस है 1 लाख रुपए, ये कंप्यूटर बी है, इसकी प्राइस है 50,000 रुपए। तो यकीनन 50,000 रुपए वाला सिस्टम हमें बेहतर लग रहा होगा। और उसने कहा कि जी दोनों की जो इस टाइम पर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है। लेकिन जो 50,000 वाले का है उसने कहा कि जी इसमें हम आपको अपग्रेडेबिलिटी नहीं दे सकते, ये अपग्रेड नहीं हो सकता, ना इसमें आफ्टर सेल सर्विस है, ठीक है, रिलाय, और हम आपको इसमें 1 महीने की वारंटी देंगे। लेकिन जो 1 लाख वाला है वो अपग्रेड भी हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस भी है उसमें। तो ये कॉम्बिनेशन उसमें होल लाइफ का मौजूद है। तो हम फिर कौन सा सिस्टम लेंगे? यकीनन हम एक ऐसी चीज लेंगे जो ऐसा ना हो कि 1 महीने चले उसके बाद खराब हो जाए, हमारे 50,000 रुपए भी जाया हो जाए। तो होल लाइफ के लिए हम 50,000 रुपए ज्यादा पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से हमें बेस्ट रिटर्न मिल जाएगा, वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। हम उसको अपग्रेड करा सकते हैं, हमें नया सिस्टम अपग्रेड नहीं खरीदना पड़ेगा, हमारे डबल पैसे खर्च नहीं। फिर है मिस प्रोक्योरमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। मिस प्रोक्योरमेंट का मतलब ये कि ऐसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो की जाए इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। मतलब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या एक्ट है, सेपरा एक्ट, इसकी वायलेशन करते हुए, इसके अगेंस्ट जाते हुए आप कोई खरीदारी करें, आप कोई प्रोक्योरमेंट करें, या कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स की वायलेशन करते हुए प्रोक्योरमेंट करें, तो ये कहलाएगी मिस प्रोक्योरमेंट। ये हमने अवॉइड करनी है। मतलब जितने भी सेपरा के रूल्स लिखे हुए हैं उसमें जो भी रूल्स सबको हमने फॉलो करना है। जनाब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है उसके? प्रोक्योरमेंट जब हम करेंगे तो वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी हम हासिल, एफिशिएंसी और इकोनॉमी होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफ, और एफिशिएंट मैनर में करेंगे, ठीक है, टाइम हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। जो हमें गिवन टाइम है उस गिवन टाइम में हमने प्रोक्योरमेंट कंप्लीट करनी है, और इकोनॉमिकल वे में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा उसके ऊपर खराजात नहीं करेंगे, विद इन गिवन बजट जो हमारे पास मौजूद है हम उसमें काम करेंगे। तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। उसके बाद है जनाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी एंड कोरम। आपके रीजन्स में यकीनन प्रोक्योरमेंट कमेटीज बनी हुई होंगी, अगर नहीं बनी हुई तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है वो विद द अप्रूवल ऑफ एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अप्रूवल से कॉन्स्टिट्यूट करेगी। जितनी भी वो चाहे, 1 चाहे 2 चाहे, या 1 पे भी गुजारा हो सकता है प्रोक्योरमेंट कमेटी, जितनी वो बेहतर समझते हैं। और उस प्रोक्योरमेंट कमेटी को एक गजेटेड ऑफिसर हेड करेगा, और उसका ग्रेड कम से कम 18 ग्रेड होना चाहिए। और अगर कोई एक ऐसा ऑफिस है जिसमें 18 ग्रेड का ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो उस ऑफिस में जो हाईएस्ट ग्रेड का ऑफिसर, हाईएस्ट रैंक ये ग्रेड ऑफिसर है, वो उस प्रोक्योरमेंट कमेटी को हेड करेगा। और एक मेंबर कम से कम जो है वो प्रोक्योरमेंट कमेटी का जो है वो फ्रॉम दी एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स अदर देन दी प्रोक्योरिंग एजेंसी। आपके डिपार्टमेंट से और आपकी एजेंसी से बाहर का बंदा होना चाहिए। इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जो एक मेंबर होगा कम से कम कमेटी का वो बाहर से होना चाहिए। और ये ऑड मेंबर्स की कमेटी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑड मेंबर्स में आप इस तरह समझ लें कि 3 लोगों की कमेटी है, और उसमें 2 लोग डिपार्टमेंट के हैं एजुकेशन के, और एक बंदा कम से कम जो बाहर का होना लाजमी है। अगर ये ऑड में
पे बनेगी, तो 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, उसमें में जो है वो कम से कम एक बंदा जो है वो बाहर का उस कमेटी का मेंबर होना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट का। समझ, 3 अगर मेंबर्स हैं तो 3 के 3 जो है वो कोरम को, कंप्राइजिंग मोर देन 3 मेंबर्स, अगर 3 मेंबर से ज्यादा हैं तो 2/3 ऑफ द मेंबर शेल फ्रॉम द, 3 से ज्यादा हैं तो उस कमेटी के 2/3 जो है वो कोरम को पूरा करेंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 आउटसाइड मेंबर शेल बी मेंटेड, जो बाहर का मेंबर होगा, इससे पहले 2 में हमने पढ़ा, जो 1 में पढ़ा वो लाजमी होना चाहिए। The decision of the procurement committee shall be taken on the basis of majority of votes पर ये डिसीजन इनका दिया जाएगा और फिर उस पर रिकमेंड कर दिया जाएगा कि ये चीजें। इसमें हम कमेटी जो है ये टेंडर्स के मामला को देखती है, और अगर कंपिटेंट अथॉरिटी कह दे कि भाई ये कोटेशंस को भी देखेगी तो ये कोटेशंस, पैटी परचेजेस के बारे में ये हम बात कर लेंगे कि ये उसके लिए। फिर हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट प्लान। प्रोक्योरमेंट प्लान एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके बगैर जो है हम प्रोक्योरमेंट इनिशिएट नहीं कर सकते। जितनी भी प्रोक्योरमेंट कमेटीज प्रोक्योरमेंट आपकी एजेंसीज हैं, उनके लिए ये लाजमी है कि वो अपनी जितनी भी प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट है उनको इन एडवांस बताएं सेपरा को कि ये हमारी प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट्स है और कहाँ से हम इसको, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे हमारे पास इनको प्रोक्योर करने के, तो ये वो बताएंगे, ठीक है जी, एडवांस में। और ये रिव्यू भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। जो प्रोक्योरमेंट प्लान है ये सेपरा की वेबसाइट पर अपलोड, और ये प्रोक्योरमेंट प्लान आपको पूरे साल का, आने वाले साल का बताएगा कि आपने प्रोक्योरमेंट की किस तरीके से प्रोक्योरमेंट करनी है, आपके पास एस्टिमेटेड अप्रोप्रिएशन कितनी है, आप जो है वो पैटी परचेजेस करेंगे, आप टेंडर करेंगे, आप कोटेशंस पे काम करेंगे, आप किस तरह से प्रोक्योरमेंट करेंगे, आपने इस प्रोक्योरमेंट प्लान पर फिर उसी तरह से मनोवन अमल करना होगा। एडवांस में ये वेबसाइट पर आपको बताना। मेन जो मेथड है, प्रिंसिपल मेथड जो है वो प्रोक्योरमेंट का है आपका कम्पिटिटिव बिडिंग, टेंडर। उसके बाद उसके अलावा कुछ अल्टरनेट्स हैं, जो आप जब बिडिंग नहीं करना चाहते तो फिर आप अल्टरनेट मेथड्स को इस्तेमाल करें। अल्टरनेट मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम क्या करेंगे, कोटेशंस को रिक्वेस्ट करेंगे और उस पर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो आपका मेथड है, कंप्राइजिंग प्राइस कोटेशन ऑब्टेन फ्रॉम एटलीस्ट 3 सप्लायर्स, कम से कम 3 सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या सर्विस प्रोवाइडर से आपने लेनी है, ठीक है, कम से कम 3। तो कोटेशंस कितनी होंगी, कम से कम 3, 3 से ज्यादा जितनी भी हो, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है जब वो ये काम कर रही होगी तो वो सबसे पहले क्या चीज देखेगी, वो देखेगी कि कोटेशंस किस अमाउंट के लिए लेनी है। तो जो कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो आप चीजें खरीद रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो लिमिट है वो 1 मिलियन रुपीज से नीचे होगी तो आप कोटेशंस कॉल करें। 10 लाख से नीचे की प्रोक्योरमेंट जो है वो कोटेशंस पर की जाएगी। पहले ये लिमिट 5 लाख थी, उससे पहले 3 लाख थी, तो ये लेटेस्ट रिवाइज होकर 1 मिलियन। और मिनिमम लिमिट क्या है, 1 लाख से ऊपर। पैटी परचेजेस की लिमिट 1 लाख है, 1 लाख से लेकर 1 मिलियन से नीचे, बिलो द लिमिट ऑफ 1 मिलियन तक आप जो है वो क्या करेंगे, कोटेशंस कॉल करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपने कोई भी खरीदारी करनी है तो वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से आपने लाजमी करनी है, और कम से कम 3 कोटेशंस होनी चाहिए, और उस कोटेशंस की स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है फ्रॉम द सप्लायर ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस, जो सबसे लो प्राइस दे रहा हो वो आपने चीज खरीदनी। और ये कमेटी, गवर्नमेंट कमेटी जो है वो इसको बेसिकली रिकमेंड करेगी। आपका एचओडी इसको ये कहेगा कि जी प्रोक्योरमेंट कमेटी के ही जरिए आपने कोटेशन, तो फिर उसके लिए लाजिम हो जाएगा कि आपने बना के ही करनी और अप्रूव वही कमेटी करे।
आपने जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है उसमें डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, गुड्स स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी, डिजायर्ड डिलीवरी, कंप्लीशन टाइम, ये सब आपने मेंशन। और कोटेशन जो है वो सबमिट की जाएंगी बाय लेटर, फैसीमाइल, आप लेटर भेजेंगे या आप फैक्स करेंगे या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आप इस्तेमाल। और ये सेम प्रिंसिपल्स कोटेशन की वैल्यूएशन में फॉलो होंगे जो ओपन कॉम्पिटिटिव ऑथोराइज ऑफिसर करेगा या प्रोक्योरिंग एजेंसी या प्रोक्योरमेंट कमेटी करेगी एज रूल 7 जो भी डीम्ड अप्रोप्रिएट है प्रोक्योरिंग एजेंसी। वो अगर कमेटी बनाई जाती है और उसमें ये लिख दिया जाता है कि जी सारी कोटेशन जो है वो कमेटी अप्रूव करेगी तो फिर कमेटी करेगी। अगर कह दिया जाता है कि नहीं जी ये भी ऑथोराइज ऑफिसर है वो अप्रूव करेगा तो वो भी कर सकता है, डिपेंड। तो बात बी है हमारे पास पैटी परचेज। पैटी परचेजेस क्या होती हैं? प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो पैटी परचेजेस के लिए भी जा सकती है। जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसकी जो फाइनेंशियल लिमिट है वो 100,000 से नीचे होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से नीचे तक का आप कोई भी सामान, कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तो आपको पैटी परचेजेस करनी। और सच प्रोक्योरमेंट शैल बी एग्जाम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बिडिंग या कोटेशन। तो इसके लिए आपको ना कोटेशन चाहिए ना बिडिंग या टेंडर आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट लेकिन इसमें भी फॉलो होंगे, वो हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये सब चीज, वैल्यू फॉर मनी, ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। और इसकी लिमिट कितनी है? 1 लाख से नीचे। तो हम इसको मैं समअप में कर देता हूं कि अगर आपने ऐसी चीज खरीदनी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से नीचे है, स्टेशनरी खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, और स्टेशनरी की जो मालियत बन रही है वो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए एक वक्त में बन रही है, तो आपको कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंडर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोक्योरमेंट कमेटी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक वन बिल के ऊपर अपने वेंडर से, सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख से ऊपर खरीदना चाहेंगे तो फिर आपको 3 कोटेशन कम से कम चाहिए, और ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है। और 10 लाख तक की लिमिट है, 1 लाख से 10 लाख से नीचे तक आप कोटेशन से, और 10 लाख से ऊपर अगर आपने कुछ चीज खरीदनी है तो उसके लिए आपको टेंडर में जाना। तो इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ एग्जाम्पल से कि अगर आपके पास एक क्वार्टर है और क्वार्टर की रिलीज 2 लाख रुपए है, तो आप उसमें देखेंगे कि आपके पास 2 लाख डेलीगेशन ऑफ पावर में आपके पास कितनी पावर है, नंबर 1। कि आपके पास 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए या जितनी की भी पावर है वो आप पावर को इस्तेमाल, नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो आप क्या खरीद रहे हैं। अगर आप एयर कंडीशनर खरीदना चाह रहे हैं और एयर कंडीशनर अगर 2 लाख रुपए का आ रहा है सारे टैक्सेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस के साथ, तो आप अगर डेलीगेशन में आपके पास पावर है तो उस क्वार्टर में आप एक जो है वो रिलीज के ऊपर इस क्वार्टर में कोटेशन के साथ, क्योंकि 1 लाख से ऊपर का हो गया है केसी, तो आप कोटेशन लेकर 3 कम से कम कोटेशन लेकर एक कंडीशनर खरीद सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन आपके पास कहाँ से आई? ये आपने प्रोक्योरमेंट प्लान में बताई हुई होगी कि मैंने जितना मेरे पास बजट है मैं उसको 4 क्वार्टर में तकसीम करके कोटेशंस पर मैं परचेजिंग करूंगा, या मैंने ये बताया हुआ कि मैं एक साथ टेंडर करूंगा। तो फिर मैं लास्ट क्वार्टर का इंतजार करूंगा, जब मेरे पास कंप्लीट अमाउंट रिलीज हो जाएगी तो फिर मैं एक साथ टेंडर कॉल करके 4 एसी खरीद सकता हूँ या 5 एसी या 2 एसी। और अगर वो टेंडर की लिमिट में आ रहा होगा तो टेंडर हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं एक साथ भी उसको कर सकता हूँ 10 लाख से अगर वो ऊपर जाए, और 1 लाख से नीचे तो मुझे किसी चीज की जरूरत। ऑन अकाउंट पेमेंट ये है कि जनाब जितनी प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं आप लोग स्कूल है के लिए लाजमी है कि उनको इनवॉइसेज और रनिंग बिल पर जो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी हुई है विद इन 30 डेज आपने उनको पेमेंट। ये थे आपके प्रोक्योरमेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट।